गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय चैनल गुरु कृपा फिजिक्स एकेडमी। गाइस, इसके एक पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे यदि चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसको हम बोलते थे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ओके, अब हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं तो क्या उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई फोर्स एक्ट होगा या फिर नहीं होगा, और यदि फोर्स एक्ट होगा, यदि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज एक कंडक्टर पी क्यू जिसे हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें। लेट इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल। ये स्मॉल एल, ठीक है। ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है और सपोज इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो पी से क्यू की ओर है। अब यहां पर करंट की डायरेक्शन पी से क्यू की ओर है, मतलब इस पी जो एंड है इस कंडक्टर का वो किसी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा किसी बैटरी की, और ये एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा किसी बैटरी से। तो अब यहां पर जब करंट फ्लो होगा तो हम जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तभी करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन की डायरेक्शन होती है ना वो करंट की डायरेक्शन के जस्ट बिल्कुल अपोजिट होती है। तो अब यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसीडर करते हैं। सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा तो इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी और वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम वेक्टर वी लिखते हैं। तो इस डायरेक्शन में होगी। अब हम यहां पर ये देखेंगे जैसे ही ये ड्रिफ्ट करेगा और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसलिए इसमें मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे। और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितना लगेगा तो हम उसको देखते हैं। हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था और वो एक्सप्रेशन था वेक्टर एफ इक्वल क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, जहां पर ये जो क्यू है ये चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता था तो इतना उसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता था। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम अभी अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसिडर किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स भी होगा यहां पर। तो वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी यहां पर वीडी होगी, ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। सपोज इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैपिटल एन है, और हम अगर हम यहाँ एक देखें कि इनके जो ये पर यूनिट लेंथ, छोटी छोटी लेंथ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसके पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज वो स्मॉल एन है, तो टोटल लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, वो कैपिटल एन होगा, और वो कितना होगा, एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को तो काउंट कर नहीं पाएंगे तो उसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसकी लेंथ है स्मॉल एल और सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो यहां पर टोटल फोर्स फाइंड कर लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो कितना होगा, सपोज उसका हम यहां पर कैपिटल वेक्टर एफ से हम यहां डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने इतना लिखा है। अब इसकी वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं, तो वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी है, एन ए एल
स्मॉल वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है, यहां है -e, और वेक्टर वी डी क्रॉस वेक्टर बी, इतना हो गया। यहां से हम एन ई यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो एन हुआ, वहां से हमने ई ले लिया, और यहां एक ए बचा, इस एल को हम अंदर ले आते हैं। अब क्यों ले आए यहां पर, हम बाद में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहां हम -l, और यहां हो गया वेक्टर वी डी क्रॉस वेक्टर बी, इतना हुआ। ये जो वी डी है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स का। इस डायग्राम में देखते हैं हम, यदि हम जो लेंथ है, लेंथ को मेजर करते हैं करंट की ही डायरेक्शन में, मीन्स यदि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में हम लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं, अगर लेंथ हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वेक्टर एल की डायरेक्शन इधर होगी करंट की डायरेक्शन में, और यहां तो ये क्लियर है कि वेक्टर वी डी की डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और हम जानते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वेक्टर प्रोडक्ट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। तो हम यहां पर देखें, हम यहां पर वेक्टर एल लिए हैं और यहां वेक्टर वी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, तो यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते तो यहां पर भी नेगेटिव आता, तो उसी लॉ के बेस पे हमने ये कर दिया है। तो अब हम देखते हैं, ये इसकी जगह हम इतना लिख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा क्या, इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमें फोर्स, तो फिर टोटल फोर्स इस कंडक्टर पर कितना हो जाएगा, NEA, और ये -l वेक्टर VD के इक्वल हमने ले लिया वेक्टर, सॉरी यहां वेक्टर नहीं है, अब यहां पर, यहां याद रखना है आपको, यहां पर VD में अब वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने L में वेक्टर लगा लिया है। तो VD और यहां वेक्टर L और क्रॉस वेक्टर B, इसकी वैल्यू यहां से हमने रख दिया है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो NEA और ये VD, और अंदर बच जाएगा वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। यहां पर ये क्या है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो NEAVD ये जो है ये करंट के इक्वल हुआ था। यदि आपको ये याद नहीं आ रहा हो कि ये NEAVD I के इक्वल कैसे हो गया, तो प्लीज उस वीडियो को देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले को, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि वो कैसे कैसे आया है I की वैल्यू NEAVD। तो यहां पर उसको हम एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये तो I हो गया, और उसके बाद यहां वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा, और ये कितने की इक्वल है, ये एक हमको एक वेक्टर फॉर्म आ गया, इसकी एक वैल्यू है। यहां पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B है, मींस ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहां पर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर ILB साइन थीटा। तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहां पर हम यहां वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये हमने डिराइव कर लिया। ये इक्वेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल फोर्स है। अब ये टोटल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये किस डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स, तो उसको हम देखते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि इससे पहले हमने एक जो वीडियो है उसमें पढ़ा था हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहां पर अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम यहां जानते हैं कि जो ऐसे हम फैलाते हैं लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को, यदि ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है और ये जो मिडिल फिंगर है वो कंडक्टर पे करंट की डायरेक्शन को शो करती है, तो ये जो थंब है ये इस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में,
नीचे की ओर करंट की डायरेक्शन है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, ऐसा आउटवर्ड इस टाइप से। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम यहां शो नहीं कर सकते आउटवर्ड ऐसा, इसलिए हम यहां पर ऐसी एक लाइन लगा देते हैं यहां पर इस टाइप से। तो ये इसको अब इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस कंडक्टर पर जो टोटल मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अब हम यहां पर ये देखते हैं कि इस पर फोर्स मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, ये हम देखते हैं। तो इस फोर्स के लिए हम स्पेशल केसेस देखेंगे। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, मीन्स यदि इस कंडक्टर को ऐसे घुमा के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ऐसे रखा जाए तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा। और तब हम देखेंगे कि फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आई एल बी साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू एफ इक्वल 0 हो जाएगा। अब सेकेंड केस देखते हैं हम, इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री। तो इस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, मीन्स उस कंडीशन में ये जो कंडक्टर है वो कैसा होगा। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं इस कंडक्टर को हम ऐसे है, इसको हम ऐसे घुमा दें, अब जो करंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स है वो एफ आई एल बी साइन 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तब फिर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स ये जो कंडक्टर है ना, ऐसा ना कि और ना ही ऐसा और ना ही ऐसा, ये जस्ट परपेंडिकुलर हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये जो कंडक्टर है वो ऐसा रखा हो जस्ट परपेंडिकुलर, और करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो, तो इन दोनों के बीच में फिर ये थीटा होके और ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये फोर्स की वैल्यू एफ इक्वल आई एल बी साइन 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो फिर एफ की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी, जो एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जब कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस कंडीशन पे इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। तो इस पर फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, और इससे पहले हम ये भी देख रहे थे कि यदि हम किसी एक जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम एंटर कराएं किसी मैग्नेटिक फील्ड में और वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर एंटर करे, तो उस कंडीशन में भी वहां पर उस चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स था वो मैक्सिमम था। और यहां भी जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तब यहां पर फोर्स इसको मैक्सिमम लगेगा। तो यहां पर हम थोड़ी सी एक सिमिलरिटी देखने को मिल रही है कि चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो या फिर कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर होते हैं तब इस कंडीशन में जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम होता है, ये हमने देखा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में दो करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे और उसके बाद उनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट कर देंगे। तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में कोई फोर्स एक्टिंग होगी क्या, या अगर फोर्स एक्टिंग हो रही तो कितनी होगी और नहीं हो रही तो क्यों, ये हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।